हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज हो गई है 14th ऑफ अगस्त और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का यूजी यानी कि 12th पास का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें आज के गाइज 14 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। सो लेट्स क्विकली वॉच कि भाई लेट्स क्विकली लुक कि भाई किस तरह के आज के पेपर में आपके मतलब ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेंड किया है और कौन से ऐसे वो टॉपिक हैं जो कि मतलब हम काफी टाइम से स्पेक्युलेट कर रहे थे क्या वो सच में आज के एग्जाम में आए हैं या नहीं। सो लेट्स क्विकली लुक इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। और यस, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको समय समय पर सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हो गया, प्रेपरेटरी वीडियोस हो गया, वो सब मिलते रहेंगे। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको समय समय पर सारे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब हम देख लेते हैं कि कैसा रहा आज का पेपर और कौन से थे वो क्वेश्चंस जो कि आज के 14 अगस्त के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम में। ओके गाइस, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो कि आज के पेपर में पूछा गया था कि विच गैलेंट्री अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड ऑन राम गोपाल। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा द कीर्ति चक्र अवार्ड। जो राम गोपाल हैं उनको कीर्ति चक्र अवार्ड से नवाजा गया था एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, जो मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू हैं, ठीक है, पूरा नाम जो है राम गोपाल का वो है मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू। ठीक है, वो जो है वो इंडियन आर्मी, जिसे हम राष्ट्रीय राइफल्स के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए उनको ऑनर करा गया था कीर्ति चक्र अवार्ड के साथ। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है ये कीर्ति चक्र अवार्ड। तो गाइज, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि जो कीर्ति चक्र अवार्ड होता है दैट इज इंडियाज सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया था? सो गाइज, दिस अवार्ड वाज गिवन टू मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू for eliminating 4 terrorists and saving the lives of army personnel at the line of control। ठीक है, 4 टेररिस्ट को मार गिराया है उन्होंने और जितने आर्मी पर्सनल थे उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनको बचाया है, उनकी लाइफ को बचाया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये हुआ था, एलओसी जो जम्मू कश्मीर पर है वहां पर। और ये हुआ कब था? ये वारदात हुई थी 26 अक्टूबर 2023 को। तो ये पूरी डिटेल्स है, आप प्लीज अच्छे से याद रखना बिकॉज कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और दिमाग में आपके क्विकली एकदम से आ जाना चाहिए एट अ क्लिक। तो गाइज, किसी भी फोल्डर को जब आप क्रिएट करते हो तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गिव अ नेम टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर, गिव अ नेम टू दैट पर्टिकुलर फाइल, जिससे कि आपको बाकी की आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको सॉर्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी हो जाता है, आप आराम से कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर। Okay, next, in which old building is the Greater Chennai Corporation located? तो guys, ये रायपन बिल्डिंग में लोकेटेड है, तो आपका रायपन बिल्डिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, where was the Infosys Center established in the year 1994? Okay, so 1994 में guys Infosys Center जो है वो establish करा गया था मैसूर में, कर्नाटका में। ठीक है, so मैसूर कर्नाटका is the correct answer. नेक्स्ट है, विच वॉर एक्सरसाइज डिड द इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF कंडक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025? सो गाइज, द इंडियन एयरफोर्स, जिसको हम शॉर्ट में IAF बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज INIOCHOS 25। ये जो है ये एक प्रेस्टिजियस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि होस्ट करी गई है हेलेनिक एयरफोर्स एट आंध्रविदा एयर बेस, जो कि ग्रीस में है। और ये जो है ये एक्चुअली हो चुका है, तो विल नहीं, इसको वॉज ही कर लीजिए आप यहाँ पर।
क्योंकि 31 मार्च से लेके अप्रैल 11 2025 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा चुकी है. So basically the Indian Air Force, which is your IAF, has actually participated in this exercise INI OCHOS 25, जो कि ग्रीस में हुआ था 31 मार्च से 11th of April 2025 तक. Okay, next is during the British period, what was the mainly exported from India? What was that item? What was that product? ठीक है, what was that product जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था इंडिया से? Were they manufactured good या फिर raw material? So guys, बहुत obvious आंसर है, बहुत करेक्ट आंसर है. It has to be raw material जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट करा जाता था भारी मात्रा में जब ब्रिटिश टाइम पीरियड चल रहा था. ओके अगला है हु रोट द बुक मदर मैरी कम्स टू मी. तो गाइज ये जो है ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है और ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है. सितंबर 2025 में ये पब्लिश होगी. एंड अगर हम बात करें कि पब्लिशर कौन है इस पुस्तक का, तो गाइज पेंगुइन इंडिया पब्लिशर्स के द्वारा इसको सितंबर 2025 में अरुंधति रॉय ने जो इस पुस्तक को लिखा है विच इज मदर मैरी कम्स टू मी, ये पब्लिश होगी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड डीआरडीओ, सबसे पहले डीआरडीओ की फुल फॉर्म लिख दो कमेंट में जो मुझे पता पड़ जाए दैट यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट. सो वेयर डिड डीआरडीओ कंडक्ट द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच इज कॉमनली नोन एज एसएपी. अब इस एसएपी की फुल फॉर्म याद रखना, इट इज स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है. अब हम बात करें इसकी तो गाइज 3 मई 2025 को जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉमनली नोन एज डीआरडीओ, ठीक है. सो डीआरडीओ का आपको फुल फॉर्म पता पड़ा गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. गाइस एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगी, ये जो एक्रोनिम्स होते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं, फुल फॉर्म्स होती है ना, बीच बीच में जब पढ़ते वक्त हमें बीच में दिखाई देती है, तो प्लीज इन्हें ओवरलुक मत करा करो, अच्छे से पढ़ लिया करो क्योंकि ये बहुत बार आपको एग्जाम में मदद करती हैं. तो इनका फुल फॉर्म जरूर से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता पड़ जाए व्हाट इज दैट थिंग रिलेटेड टू. अब जैसे डीआरडीओ का जैसे ही आपने फुल फॉर्म पढ़ा डिफेंस, आपको पता पड़ गया इट इज रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है. सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो 3 मई 2025 को ये जो डीआरडीओ है उसने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है एक मेडियन फ्लाइट ट्रायल अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का, ठीक है. कहां पर करा है? तो गाइज मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्योपुर. सो श्योपुर इज द करेक्ट आंसर. अगला है वेयर वाज द ब्रिक्स, जल्दी से ब्रिक्स की फुल फॉर्म बता दो, ठीक है. सो वेयर वाज द ब्रिक्स इवेंट हेल्ड इन 2025. सो गाइस ब्रिक्स अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रिक्स कुछ नहीं है, ब्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका ही नाम शामिल होता है. एंड दैट्स हाउ द फुल फॉर्म बिकम्स लाइक ब्राजील, रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका. ये जो सारी कंट्रीज हैं ये मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसका नाम है ब्रिक्स. सो अगर हम बात करें कि ब्रिक्स का जो इवेंट है 2025 में कहाँ होगा, सो गाइज सॉरी हो चुका है. सो गाइज 6 to 7 जुलाई 2025 को रियो द जेनेरियो ब्राजील में हो चुका है ब्रिक्स का जो इवेंट है 2025 का. एंड आई थिंक इट वाज द 17th मीट, ठीक है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इट वाज द 17th इवेंट. Okay, next is what is used as the insulator in industry. So guys, insulator को हम मतलब इंडस्ट्रीज, काफी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एक चीज को एज अ इंसुलेटर यूज करती हैं, तो वो है माइका. सो माइका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच इज एन एडवांस्ड स्टोन टूल टेक्नोलॉजी. सो गाइज मेसोलिथिक एज जो है वो आपकी एक एडवांस स्टोन टेक्नोलॉजी, टूल टेक्नोलॉजी है. Okay, which type of forest is found in the Sahyadri and Northeast region? So guys, इसका correct answer होगा tropical evergreen forest. ये ऐसे forest होते हैं जो कि सह्याद्री और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं. Next up, what was the target of the Human Genome Project which was launched in the year 1990? So guys, इसका correct answer ये होगा कि जो Human Genome Project है जो कि 1990 में लाया गया था, उसका basically target है कि वो 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करे, ठीक है. So 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को वो सीक्वेंस करना चाहता है, which is the main target of the Human Genome Project.
Okay, next is the M3 insurgency group is active in which country? South Sudan, Congo या फिर Democratic Republic of the Congo. So guys ये जो M3 insurgency group है ये active है आपका DRC में. DRC as in Democratic Republic of the Congo. Okay, next the RTI, which is your right to information, is interpreted as a part of which article? So guys, it is interpreted as a part of Article 19, subsection 1, subsection A. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स व्हाट तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स प्रेजेंट है जिसमें से जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है चीजें रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज आपका करेक्ट आंसर होगा अब बात करें थोड़ा डिटेल में कौन कौन से एरियाज हैं तो गाइस जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन ट्राइबल एरियाज का इन 10 स्टेट्स इन इंडिया वहां पे सिर्फ 10 स्टेट्स इंक्लूडेड है अब बात करें कौन सी हैं वो स्टेट्स जिनके बारे में ये फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं सो गाइस वो है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान एंड तेलंगाना सो दीज आर दोज स्टेट्स जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फिफ्थ स्केड्यूल जो है उसके अंतर्गत चीजें दी गई हैं ओके अगला है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डायर्ची इन द 1919 एक्ट तो गाइस डायर्ची का बेसिकली यहाँ पर मतलब है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ठीक है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को हम यहाँ पर बोलते हैं डायर्ची 1919 एक्ट के तहत जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया It marked the very first production of the democratic principle into the executive branch of the British administration of India. So, system of double government is the answer here, जो है डायर्ची का मतलब. Okay, अगला है which actor was honored with the Palme d'Or, which means lifetime achievement award. Palme d'Or is a French word, ठीक है क्योंकि जो कांस फिल्म फेस्टिवल होते हैं वो फ्रांस में होते हैं आपके और वहां पर जो कैटेगरी होती है ऑब्वियसली इट इज इन फ्रेंच तो पाम डियोर का मतलब होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो एक ऐसा एक्टर जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था वो नाम है रॉबर्ट दे नीरो का रॉबर्ट दे नीरो को ये पाम डियोर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया गया था कान फिल्म फेस्टिवल पे Okay, next is which high jump athlete was honored with the Major Dhyan Chandra Khel Ratna Award in the year 2025. So guys, it is Praveen Kumar जिनको ये high jump कैटेगरी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है साल 2025 में for his immensely beautiful contributions that we could see in the game that he plays. Okay, next is with Zambian river was polluted by China from acid waste. So guys, China जो nation है जो कभी कोरोना वायरस छोड़ देता है कभी एसिड वेस्ट से दूसरी कंट्री की जो रिवर है उसको गंदा कर देता है इसी तरह से एक जाम्बियन रिवर है जो कि पॉल्यूट हुई थी काफी ज्यादा जो कि चाइना के एसिड वेस्ट के कारण हुई थी सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा काफुई रिवर सो काफुई रिवर वाज दैट जाम्बियन रिवर जो कि चाइना के एसिड वेस्ट के कारण पॉल्यूट हुई थी Okay, next is Geetanjali is a work of which literary form? So guys, Geetanjali उन पोयमों से एक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर काफी सारी कविताएं लिखते थे उनका पूरा एक पोयम कलेक्शन था पूरा एक पोएट्री कलेक्शन था सो जो गीतांजलि है इट वाज आल्सो वन ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन वर्क तो गीतांजलि आपका एक पोएट्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज द मोस्ट फेमस वर्क ठीक है उनकी सारी ही पोएट्रीज में से कोई अगर ऐसी थी जो सबसे ज्यादा फेमस थी वो गीतांजलि थी तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की मोस्ट फेमस कामों में से एक होती है जो कि 1910 में पब्लिश हुई थी इंडिया में और जो टैगोर हैं उन्होंने फिर ट्रांसलेट करा था इसको प्रोज पोएम्स में इन अदर लैंग्वेज विच इज इंग्लिश ठीक है और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है
जो सॉन्ग ऑफ रिंग्स है वो इसमें पब्लिश हुई थी साल 1912 में, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया था विलियम बटलर। Okay, so the next question we have is what does the 106th Constitutional Amendment Act relate to? So guys, ये जो 106th आपका Constitutional Amendment Act है 2023 का, जिसको हम Women's Reservation Bill के नाम से भी जानते हैं, तो Women's Reservation I'm so sorry. So Women's Reservation Bill यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप कह सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज रिलेटेड टू वुमेन्स रिजर्वेशन। अब ये जो है अधिनियम जो है ये एक लैंडमार्क सॉरी ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है इंडिया में, जो कि रिजर्व करता है 1/3 यानी कि 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा जो 33% सीट है लोकसभा में वो वुमेन को दी गई हैं। ठीक है, वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, बुक्ड हैं। सो आप कह सकते हो कि लोकसभा हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुई और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, यहाँ पर जो 33% यानी कि 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। ये जो है ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला है हु फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। सो गाइस, जो पाल डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश किया गया था गोपाल के द्वारा। सो गोपाला इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक लोकल चीफटेन है बंगाल इंडिया से। ठीक है, एंड ही रोज टू पावर इन द मिड 8th ऑफ सेंचुरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एनार्की। जो गोपाला है ही यूनिफाइड बंगाल अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, बंगाल को उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था, और इवन जो मगध हैं जिसे हम बिहार के नाम से भी जानते हैं उसको भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था, रूल ओवर कर लिया था। और जो डायनेस्टी है इसने रूल किया बंगाल और बिहार दोनों के ही ऊपर कम से कम 400 साल तक। आप सोच सकते हैं 400 साल कितना होता है। ठीक है, कम से कम 400 साल तक उन्होंने उनके ऊपर रूल किया था, फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 12th सेंचुरी। तो 8वां जब सदी चल रहा था तब से उन्होंने रूल करना शुरू किया था, जो कि 12वीं सदी तक चलता रहा था। सो पाल डायनेस्टी भी फिर उन्होंने ही स्थापित करी, जिनका नाम है गोपाला। ओके, अगला है विच आर्टिकल प्रोवाइड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो गाइज, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13 हुआ, आर्टिकल 32 हुआ, आर्टिकल 136 हुआ, आर्टिकल 142 हुआ, और अंत में आर्टिकल 226। ये सारे वो अनुच्छेद हैं जिनके अंदर जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड पावर्स हैं, जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड चीजें हैं, वो दी गई हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली जो जुडिशियल रिव्यू है उसके बारे में कहीं कुछ मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, कहीं भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं गिवन है, लेकिन काफी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि उसमें बतलाते हैं। जैसे ये जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें जो पावर ऑफ द जुडिशरी जो है टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉज की कौन सी चीजें वैलिड हैं, कौन सी इनवैलिड हैं, कौन सी इम्प्लीमेंट करने लायक हैं, कौन सी इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं है, कुछ इस तरह की वैलिडिटी वैलिडेट करने वाले जो लॉज हैं, जो सारी चीजें हैं वो इन आर्टिकल के अंदर मेंशन है, और उन्हीं से रिलेटेड जो एक्शंस हैं वो भी गिवन हैं। इसीलिए ये सारे ही आर्टिकल आपके जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं। So that's it guys, those were the very important GK GS questions जो कि आज यानी 14 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के आपके RRB NTPC UG के एग्जाम में पूछे गए हैं। If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because आपको पता है this is the only platform जहाँ पे आपको समय समय पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हुआ, नोटिफिकेशंस हुआ, पल पल की खबर हुआ, कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है वो सब आपको मिलता रहेगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को भी बता देना, उससे उनका भी भला हो जाएगा। एंड अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डू लेट अस नो। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।